आज की रचना है भेड़े और भेड़िए। ये एक व्यंग्यात्मक रचना है जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रची गई है। व्यंग्यात्मक रचना क्या होती है ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है पाठ को पढ़ने से पहले। व्यंग्य का अर्थ ये है कि जब आप किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर वो बात जो कि किसी भी तरीके से बुराई या किसी कमी या किसी समस्या को इशारा करती है और आप उसे सीधे सीधे ना बता के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए उसके विषय में चर्चा करें। आम जिंदगी में लोग जिस तरीके से छोटे मोटे टॉन्ट में बातें करते हैं वो यहाँ पर एक बड़ी रचना के रूप में हमारे सामने पेश है। पाठ का नाम है भेड़े और भेड़िए। नाम सुन के आपको लगेगा कि यहाँ पे जंगल में कुछ भेड़े और भेड़िए होंगे, उनके विषय में कहानी चलेगी जो कि आप सही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भेड़े और भेड़िए किसी का प्रतीक हैं। भेड़े जैसा हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से आपने सुना होगा कि भेड़ चाल चल रहे हैं, यानी एक भेड़ अगर कुएं में कूद रही होगी तो सारी भेड़ें साथ में गिरेंगी, क्योंकि वो कुछ भी सोचती या समझती नहीं है, वो पीछे पीछे वही करती हुई चलती हैं जो आगे वाली भेड़ें कर रही होती हैं। तो ये बताता है कि वो कितनी सीधी हैं। भेड़िए जो कि बहुत तेज होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और अपना काम कैसे निकालना है वो सब जानते हैं। यहाँ पर भेड़े जो हैं एक जो मासूम जनता होती है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको यहाँ पर बताया जाएगा भेड़ों के रूप में। जिस तरीके से भेड़े जो है कुछ भी सोच समझ नहीं पाती हैं, बहुत ही मासूम होती हैं। आगे वाली भेड़े जो है जिस राह पर चलती है पीछे वाली सर झुकाए वहीं पर चल देती हैं। दूसरा जो भेड़िए है यहाँ पर वो हमारे जो चालाक नेता हैं, जो वोट लेने से पहले या चुनाव होने से पहले जिस रूप में होते हैं और जीत जाने के बाद, सरकार जीत जाने के बाद वो जिस रूप में आते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, तो उन्हें यहाँ पर भेड़िए के रूप में दिखाया गया है। आई होप कि अभी आप चैप्टर जब समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है। शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यानी जंगल में जो पशु थे अब उन्हें लग रहा है कि अब हम इतना आगे निकल आए हैं, अब देश दुनिया समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हमें एक प्रॉपर शासन व्यवस्था चाहिए जहां पर सब उस शासन व्यवस्था में हर किसी के लिए कुछ बेहतर सोचते हुए उनके लिए काम किया जाए और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। शासन व्यवस्था का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कोई शासन कर रहा हो और व्यवस्थित रूप में कर रहा हो, जहाँ कोई किसी का नुकसान ना सोच के सब कुछ सही ढंग से चल रहा हो, ऐसी शासन व्यवस्था अपनानी है। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। और एक मत से यानी सभी पशु जो है अब अपना एक मत देकर तय करते हैं इस बात को कि अब इस वन प्रदेश में यानी इस जंगल में अब प्रजातंत्र की स्थापना होगी, जहां एक मत से एक जो उनका आप कह सकते हैं कि एक सरकार चुनी जाएगी जो उनके लिए अच्छे निर्णय लेते हुए उनके जीवन को अच्छा बनाएगा। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। जो पशु समाज था उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, इसलिए इसे यहाँ पे कह रहे हैं क्रांतिकारी परिवर्तन था ये। तो इससे उनमें हर्ष की लहर यानी खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब जितने भी छोटे पशु हैं जो कि बड़े पशुओं का आहार हुआ करते थे और अब उन्हें ऐसा लगता है कि शासन व्यवस्था आ जाएगी तो उससे उनकी ज़िंदगी बनी रहेगी और सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। और इस तरीके से सब खुश हो गए कि अब आगे आने वाले टाइम में सब कुछ प्रॉपर होगा और सब कुछ अच्छा होगा। वैसे ही साथ में समझते हुए चलेंगे जो प्रतीक अर्थ यहाँ पे मिल रहा है कि आम जनता जो होती है वो ऐसे ही सोचती है भेड़ों की तरह कि अब शासन व्यवस्था हमारी इस सरकार के अंदर बहुत बेहतरीन होने वाली है, अब हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, सबके पास अच्छी नौकरियां होंगी, सब कमा खा पाएंगे, सबके पास अपने अपने लिए अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब सुख सुविधाएं होंगी, सबके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे अच्छी तरीके से, सबको जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी, रोड वगैरह बनेंगी उनके आसपास। ऐसा
भेड़ों की तरह जनता भी सोचती है और भेड़ियों की तरह नेता लोग आकर उनसे वोट लेते हैं और वोट लेकर जीतने के बाद वो अपने असली रूप को दिखाना शुरू कर देते हैं। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, चरण धरे हैं मतलब चरण रखे हैं, उसमें भेड़ें बहुत थी, यानी कि जनता बहुत है। निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। यहाँ पर अब लेखक भेड़ों के माध्यम से बता रहे हैं कि अब जंगल में डिसाइड हो चुका है, वोट होंगे और उस पर उनका एक सरकार चुनी जाएगी जिससे उनके लिए बेहतर सोच सकेंगे। अब वो भेड़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जो कि बहुत नेक है, ईमानदार है, कोमल है, विनयी है, दयालु है, निर्दोष। अब 10% जो है उसमें आप देखेंगे कुछ लीक से परे भी होते हैं, वो हर सीन में होता है, चाहे जानवरों में और चाहे इंसानों में, लेकिन ज़्यादा जिसकी मात्रा है बात उसकी की जा रही है यहाँ पर। तो लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ही जनता भी जो है निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, जो भी बड़े बड़े वादे कर दे, जो ही अपने वादों में जनता को बेवकूफ़ बना ले जाए, वही नेता जीत जाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। ऐसे ही जनता भी सोचती है कि अब हमारा जो भय है वो दूर हो जाएगा, यानी जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। ऐसे ही भेड़ों ने सोचा कि जब चुनाव के बाद हमारी एक सरकार बनेगी तो हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि सभी जीवधारियों को जीवन जीने दें, उन्हें सताया ना जाए, ना ही उन्हें मारा जाए, ना ही उन्हें कोई अपना आहार बनाए, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। यानी समाज में रहने वाला, यानी जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, बंधुत्व बना रहे, यानी भाईचारा रहे और सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हाजिर हो सके। ऐसे ही जो है आम जनता भी सोचती है कि सब कुछ उनके जीवन में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है वो सब चीज़ें, सुविधाएं आए और सभी में शांति, स्नेह, बंधुत्व बना रहे। किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव को लेकर दंगों से जो जनता है वो परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, इन्हीं बातों को कनेक्ट करते हुए आप पाठ को समझते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन रचना है ये एक। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। अब बात शुरू हो रही है यहाँ पर किसकी? भेड़ियों की। भेड़िए जो कि जंगल में भेड़िए और इंसानी जीवन में नेता हैं। अब उन भेड़ियों ने भी सोचना शुरू किया। भेड़ तो बहुत खुश हो रही है कि एक सलीकेवार जिंदगी चल पड़ेगी तो हम सभी को अच्छे से शांति से जीने को मिलेगा, लेकिन अब भेड़ियों के लिए ये नियम तो बिल्कुल नुकसानदेह है। इस तरीके से तो ना कभी वो एक भी भेड़ पाएंगे ही नहीं खाने को। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल यानी मुसीबत का समय आ गया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब आप भेड़ियों का संकट काल आ गया है, उन्होंने ऐसा सोचा। आप देखेंगे भेड़िए जो है परेशान हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है जंगल में कि जाहिर है बहुमत तो उन्हीं के पास होगा। अब बहुमत होगा तो जाहिर है जो कानून वो बोलेंगे समझेंगे वही बनेंगे, और उनके कानून में पहला कानून तो यही होगा कि कोई किसी पशु को ना मारे और ना खाए। तो क्या अब हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? सेम ऐसे ही नेता लोगों के साथ भी है। अगर जनता जो है अगर उन पर हावी हो जाए और उन्हें ये डर आ जाए कि अगर ऐसा होगा तो जाहिर है नेता भी डरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। यानी जैसे चुनाव जो है वो समीप आ रहे थे, भेड़ तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा था। वो डर रहे थे, उनके जीवन में अब समस्या बहुत उनके करीब होती जा रही है, तो उससे उनका डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर आप सियार की चर्चा देखेंगे। सियार की एंट्री होती है इस कहानी में। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब सियार आता है, जंगल का एक और जानवर। सियार जो है यहाँ पर किसको
प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अभी तक आपको बताया गया पाठ में भेड़े जो हैं, जो कि बहुत मासूम होती हैं, वो जनता के रूप में दिखाई गई हैं। भेड़िए बहुत जो चालाक होते हैं, चालू होते हैं, वो होते हैं हमारे नेता। अब यहाँ इस कहानी में एंट्री लेते हैं सियार। सियार कौन होते हैं? सियार यहाँ पर जो है उनका प्रतीक है, जो चापलूस होते हैं, इन नेताओं के पीछे पीछे लगे रहते हैं, इनसे जो छूटा या उनको जो भी मिल गया, लेकिन आम जनता के जीवन से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो ये सियार होते हैं चापलूस, जो कि भेड़ियों के, यहाँ पर सियार भेड़िए का चापलूस है और आम जीवन में ये चापलूस नेता के होते हैं। अब देखिए सियार चापलूस जो है किस तरीके से भेड़िए की चापलूसी करता है, और उसके जीवन में भेड़िए की वजह से कितनी मौज थी, लेकिन अब उसकी वजह से उसके जीवन में भी समस्या आ सकती है। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के पास आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं, क्योंकि कौन है वो? चापलूस हैं। तो चापलूसों की संख्या ज़्यादा होती है। हर भेड़िए के पास 2-4 सियार रहते ही हैं। आप इस बात को नोटिस करोगे। अच्छा, अगर ये बच्चे जो है 10th-12th की क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आप कॉलेज लेवल पे अगर इस आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, तो आप अपने क्लास में देखेंगे बहुत बच्चे इस बात की कंप्लेन करते हैं कि अरे वो क्लास के मॉनिटर हैं, टीचर्स उन्हें ज़्यादा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। तो वो चापलूसी गेम चल रही होती है, जिससे भेड़ियों के पास सियार रहते हैं और सियारों को उससे बहुत फ़ायदा होता है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। उनके लिए वो भी इनफ है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। यानी आपने चापलूसों को देखा है, जिसकी वो चापलूसी करते हैं उनके अंदर भले इतनी खूबियाँ हों या ना हो, लेकिन चापलूस व्यक्ति उसकी बड़ाई ज़रूर करता है, क्योंकि उस बड़ाई के कारण ही जो है उसके जीवन में कई फायदे उसको मिल रहे होते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? बूढ़ा सियार भेड़िए से पूछता है कि आपके इस सुंदर से मुख पर इस चिंता के बादल क्यों छाए हुए दिख रहे हैं, यानी आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं, परेशान क्यों हैं आप? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। भेड़िए ने अपने परेशानी को बताया कि तुम्हें क्या नहीं मालूम है कि जंगल में जो है नई सरकार बनने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, हमारा राज तो अब गया। यानी हम ढिठाई से, ज़बरदस्ती से जो भेड़ों को मार खाया करते थे, अब वो सब गए दिन। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। और ये रही एक चापलूसी का उदाहरण। यहाँ पर सियार ने अपनी चापलूसी का एक उदाहरण पेश कर दिया कि भेड़िया परेशान दिख रहा है, सियार सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहाने से भेड़िए से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। भेड़िया अपनी परेशानी बता देता है और सियार ये सब जानने के बाद भी बोलता है कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो माई बाप ही आप हैं और हमारी सरकार भी आप हो, आपका ही दिया खाते और आपके ही गुण गाते। और उन्होंने इस तरीके से क्या चापलूसी यहाँ पर खेली। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियाँ भी चबाने को नहीं मिलेंगी। भेड़िए को मालूम है कि मुझसे छूटी हुई चीज़ों का ही मौज ये सियार लोग ले रहे हैं, और अब उन्हें भी वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसा समय नहीं रहा, तुम्हें अब सूखी हड्डियाँ भी नहीं चबाने को मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। तो अगर उसे ये सब नाटक ना करना आता, या उसे ये चापलूसी गेम खेलने नहीं आ रही होती, तो आज वो शेर नहीं होता। यानी चापलूसी के गेम पर ही तो वो अपने जीवन को सुखमय बना रखा उसने। और अगर ये चापलूसी ना आ रही होती और अगर उसको इतनी ही तेजी आ रही होती, तो वो शेर बन जाता। ऐसे ही आम जीवन में आप देखेंगे कि चापलूसी आदमी किसी की क्यों करता है, उसको कहीं ना कहीं मालूम होता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकूँ। तो वो कुछ लोगों को अपने जीवन में अपना एक आइडल बना लेते हैं और उनको ऐसा शो करते हैं कि वो उनके ही सब कुछ है, उनके सब कुछ है,
और इस तरीके से उनको उनकी चापलूसी करके, उनकी हर वक्त बड़ाइयाँ करके, वो जो उन्हें पसंद आ रहा है ऐसा कुछ कर करके अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और फिर बड़े ही गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ। अब भेड़िया जो है सियार की बातों को सुनकर सारी बात उसे बताता है कि वन प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, भेड़ें ज़्यादा हैं, बहुमत उन्हीं के पास है, हमारी तो समस्या बढ़ी जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो जो आप देखेंगे कि भेड़िया जो है वो अपने व्यवहार से परिचित है, स्वयं ही परिचित है। उसे पता है कि वो सर्कस में भी नहीं जा सकता, सर्कस में भी शेर और रीछ को ही लिया जाता है। वो इतने बदनाम है कि उनको वहाँ पर भी कोई नहीं पूछता है। ऐसे हमारे नेता होते हैं जो किसी भी तरीके से भरपूर इतना शिक्षित नहीं होते हैं कि वो शिक्षा के बल पर कुछ कर रहे हों, बस वोटों के दम पर जीत कर एक सरकार बना के और वो नेतागिरी करते फिरते रहते हैं। और अगर वो उनके पास न रहे तो वो जीवन में अपने कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना उन्हें भी मालूम होता है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे। अब आप देखेंगे इस चैप्टर का सबसे बड़ा व्यंग्य लेखक ने यही कर दिया, यहीं पे ये कर दिया कि अजायब घरों में भी अब जानवर नहीं, उसकी जगह भी आदमियों ने ले ली है, इंसानों ने ले ली है। इंसान इतना गिरा हुआ हो गया है। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। सियार जो है अब इन सब बातों का एक सॉल्यूशन सोचने लगा कि अगर भेड़िया खुद भी डर के भाग गया तो उनके जीवन में क्या रह जाएगा। तो कुछ दिमाग लगाता है जिससे कि भेड़िया का अस्तित्व बना रहे, भेड़िए का यहाँ पर कुछ ना कुछ माहौल बना रहे, जिससे कि उनका भी जीवन ठीक ठाक चलता रहे उसके अंडर में। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। और उस तरीके से उसने थोड़ा बहुत विचार किया और उस पर फिर उस भेड़िए को बताया कि अगर आप पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। जब सियार ने ये ऑप्शन दिया कि क्यों ना आप भेड़ियों के बहुमत हो जाएं, तो भेड़िया ने उसे समझाया कि हमारी जाति ही इतनी नहीं है कि हम बहुमत में आ सके, वो हम 10% हैं, बाकी छोटे जानवर और भेड़ों को मिलाकर 90% जनता जो है जंगल में वो है, तो हम तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। हाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन कहीं ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। यानी भेड़ें जानती हैं कि अगर हम भेड़िए को वोट देकर जिताएंगे तो वो बाद में हम ही को खाएगा, तो ये जानने के बाद भी वो हमें वोट क्यों देंगी। तो कहीं ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। अगर इस पंक्ति का व्याख्या करने को आ जाए तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ, यानी कि ये जानते हुए भी, ये जानते हुए कि भेड़ें जो है वो जानती हैं कि भेड़िए को वोट देकर अगर जिता दिया तो हमारा ही जीवन नष्ट होगा, क्योंकि भेड़िया तो अपने हिसाब से ही जो है रूल्स बनाएगा और उन रूल्स में तो वो सुबह शाम भेड़े खाएगा और उनका कहा तो मानना पड़ेगा। तो ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ क्यों सौंपेगी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, यानी आप परेशान ना होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। सियार जो है भेड़िया को बोलता है कि आप परेशान मत होइए, एक दिन का समय दो, कोई ना कोई प्लान जरूर बन जाएगा, और बस शर्त यह है कि आप, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िया ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। अब भेड़िया तो मुसीबत में फंसा ही है, भेड़िया को ये तो पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा या तो घास चरना सीखना पड़ेगा। तो एक चांस उसने सियार को दे दिया है
कि वो प्लान बना के लाए और जो बोलेगा वही करेगा, अपना गुरु मान लिया और आज्ञा पालन की उसने शपथ ले ली कि जो सियार बोलेगा वही करेगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। एक बूढ़ा सियार जो अभी तक भेड़िए को सलाह दे रहा था, और वो अपने साथ 3 और सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। एक सियार पीले रंग का है, दूसरा नीले रंग का है और तीसरा हरे रंग का है। भेड़िया ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। अब आप यहाँ पर टॉन्ट समझिए। टॉन्ट यानी व्यंग्य, जो लेखक साथ के साथ पाठ में हर एक पंक्ति के साथ किए जा रहा है। अब यहाँ पे बहरूपीयपन को सामने ला रहे हैं। जिस तरीके से नेता लोग जो हैं अपने फायदे के लिए नेतागिरी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जनता को वोट लेने से पहले, चुनाव होने से पहले ये दिखाते हैं कि वो जनता के लिए हैं, जो कुछ करेंगे जनता के लिए करेंगे, जनता के फायदे के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर सियार भी रंगे हुए आए हैं, यानी वो हर एक रंग में रंगे हुए हैं। वो रंग जो है चढ़ाया हुआ रंग है, ऐसा उनका असली रंग नहीं है। तो आप चीज़ों को कनेक्ट करते रहेंगे साथ में। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार भी करेंगे। और सियार ने यहाँ पे अपने 3 सियार इंट्रोड्यूस किए, जो कि एक है पीला, एक है नीला और एक है हरा। और भेड़िए को बताता है कि ये आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। भेड़िए को पता है कि हम सब छल कपट करने वाले हैं और हम सब के बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता है, हमारी बात कोई क्यों मानेगा? सियार ने भेड़िया का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। अब देखिए एक बड़ा और टॉन्ट यहाँ पर लेखक ने पेश किया कि रूप रंग बदल लेने से, जैसे हमारे नेता मीठी मीठी बातें करते हैं चुनाव होने से पहले कि जनता ही हमारी भगवान है, जनता के लिए कुछ नहीं किया तो क्या फ़ायदा सरकार में आने का, जनता के लिए ये, जनता के लिए वो, इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। लेकिन जीतने के बाद सरकार गायब हो जाती है, वो सिर्फ अपना पेट भर रही होती है, अपना घर भर रही होती है, अपना अकाउंट भर रही होती है। तो यहाँ पे टॉन्ट दिया गया है कि रूप बदल लेने से तो आदमी भी बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। अब जो है बूढ़ा सियार जो अपने साथ 3 सियारों को लेके आया था और तीनों को अलग अलग रंग में रंग कर, अब वही आइडिया देते हुए बूढ़ा सियार जो है भेड़िए का भी रूप बदलता है। उसके मस्तक पर यानी माथे पर तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनाता है और मुंह में घास के तिनके खोस देता है। अब आप देखिए, भेड़िया जो कि भेड़ देखेगा सीधा झपटेगा, मारेगा, खाएगा, ऐसा अहिंसात्मक रूप दे दिया उसे कि वो तो हिंसा को जानता ही नहीं है। कैसे? माथे पे तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी और मुंह में घास के तिनके खोस दिए कि वो सिर्फ घास खाने वाला भेड़िया है। ये सब चीज़ों पर तो वो ध्यान भी नहीं देता। तो कितना साधुत्व रूप दे दिया उसको, किस चीज़ के लिए? चुनाव जीतने के लिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। जाहिर सी बात है, भेड़िया है, हिंसक आंखें हैं उसकी, देखेगा तो भेड़े देखते ही समझ जाएंगी भेड़िया है, ये तो अटैक करेगा, अभी किसी न किसी को अपना आहार बनाएगा। तो पहला ही रूल था कि अपनी आंखों को ऊपर उठाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें हिंसक है, वहीं से ही मामला खराब हो जाएगा। दूसरा, हमेशा ज़मीन की ओर देखना है, नज़रें झुकी रहेंगी, जो कि और ये दिखाएगा कि कितना ज़मीन से जुड़ा है, कितना साधुत्व है इसमें। और कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं से किसी को तोड़ मत खाना। तो एक रीज़न तो ये है कि अपना साधुत्व दिखाना, इसलिए अपनी जो हिंसक नज़रें हैं उनको नहीं उठाना और ज़मीन पर देखना है और बोलना भी नहीं है। दूसरा कारण इसका यही है कि उन भेड़ों को देखकर कहीं इसकी नीयत खराब ना हो जाए और मामला सारा का सारा खराब ना हो जाए। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे। अब आप सोचिए, जब चुनाव प्रचार होते हैं तो चुनाव प्रचार करने में कौन कौन होते हैं? न्यूज़ चैनल्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं।
ये सारे के सारे भर भर के एड्स दे रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया होता है, ये सब प्रचार कर रहे होते हैं। अब आगे देखते हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार जो है बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी है। ये जो अच्छी अच्छी कोटेशंस आप चुनाव के टाइम पर सुनते हैं कि एक जो है पार्टी एक ऐसा वाक्य बोल रही है कि सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसी ऐसी कोटेशन जो सीधा जनता को अटैक करती है कि वाह कितनी प्यारी बात बोल दी, जनता के बारे में इतना अच्छा सोचा। ये सब कौन करता है? कवि, लेखक, इन्हीं को हायर किया जाता है, यही सब बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। और ये नीला सियार कौन है? नेता है और पत्रकार है। दूसरा काम पत्रकार है जो कि इतना पत्रकारिता में वो घुसा हुआ होता है, इतना जितने भी एक्सपीरियंस्ड पत्रकार होते हैं सब इसमें लगे रहते हैं। और ये हरा वाला जो है धर्मगुरु है। बस अब चलिए, इन्हीं तीनों लोगों की ज़रूरत होती है और वो तीनों आपके साथ चल रहे चुनाव प्रचार में आपका करेंगे और आपको साधुत्व का रूप लिए हुए बैठे रहना है। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? अब देखिए ये एक और टॉन्ट आया, लेखक ने कितनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला कि ये कवि, लेखक, नेता और विचारक ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें, पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग होते हैं, ये तीनों ये सब कैसे करेंगे? मतलब ये लोग अच्छे होते हैं, ये जो कवि, लेखक, नेता, विचारक लोगों में इनकी जो इमेज है अच्छी वाली है, लेकिन एक लेवल पे आकर ये बिक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए देर मत करिए। फिर एक और बात, बड़ी बात, सियार ये बोलता है ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। यानी इन्होंने स्किल्स सीख ली हैं जो कि इनके कमाने खाने के काम आएंगे। ये असलियत में सच्चे नहीं हैं, ये असलियत में वो कवि, लेखक, नेता, विचारक नहीं हैं जिनको लोग बहुत पूजनीय सा मानते हैं। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, बहुत सीरियस होके, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति, साधुत्व लिए हुए। कितना सीधा है। ऐसे ही हमारे नेता होते हैं जो कि चुनाव से पहले और जब तक जीत हासिल ना हो जाए वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी फॉर्म में होते हैं। उधर एक स्थान पर सहस्रों भेड़ें इकट्ठे हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले से फैला रखी थी। तो बूढ़े सियार ने अपना काम सारा कर दिया, सारा माहौल सेट कर दिया है, पूरे जंगल को बता दिया है कि संत आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर संत आएंगे और सारी भेड़ें एक्साइटेड होकर वहाँ पहुँच रही हैं। और 3 सियार अपने रंग करके वो ले ही आया है। भेड़िया के उसने सिखाई दिया कि उसे क्या करना है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। अब वो चारों सियार जो है भेड़िए की जय 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 बोलते हुए, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में कुछ लोग जो है अलग से होते हैं जो सिर्फ नारे लगाते रहते हैं अपनी अपनी पार्टी के, ये उन्हीं सियारों का ही एक रूप है। सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। जो 4 सियार रंग किए हुए हैं, ये 3 और 1 सियार, वो भेड़ों के बीच में थी, जिसमें जो बीच में सियारों के जो सियार जो है भेड़ों के बीच में बैठकर अपने संत भेड़िए की जय ध्वनि करते, जय जयकार करते। भेड़ों ने देखा तो वह बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। सियार जो है वो सभी भेड़ों को समझाता है कि ये भेड़िया तो है लेकिन ये संत हो चुके हैं, अब डरने का वक्त चला गया है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, इनका दिल जो है अब बदल गया है भेड़ों के लिए। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है।
इस जाति ने तो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। भेड़िया जो कि पहले से ही अपने फॉर्म में है, जिसे सिखा कर सियार लाया है कि उसको अपना सर जो है, अपनी नज़रें जो है उठानी नहीं है, झुका हुआ है, और उसे भेड़ों के बीच में किस रूप में पेश कर रहा है कि वो लज्जा से झुका हुआ है, क्योंकि उसकी भेड़िया जाति ने भेड़ों पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिसके लिए वो शर्मसार है। ये सुनकर भेड़े जो हैं, जो कि बहुत मासूम हैं, वो बात को सच मानते लग जाती हैं। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया। अब आप देखिए भेड़िया कितना संत हो गया है। इसके उदाहरण कैसे पेश किए जा रहे हैं कि भेड़े जो हैं वो भेड़िए को सच में संत मानने लगे। ऐसे ही जब चुनाव प्रचार होता है, नेता भाषण देने आते हैं, उसके पिछले जो काम होते हैं, थोड़ा किया होता है, बहुत बड़ा बताया जाता है। कुछ काम नहीं भी किए होते हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में शामिल होते हैं कि ये वहाँ ये किया, वहाँ वो किया। आज सवेरे की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया मतलब कि कोई व्यक्ति या जानवर नहीं रहा तो उसकी अंतिम क्रिया जो है की। तो अब यहाँ पे भेड़िया संत की कैसे बड़ाई की जा रही है, कैसे उसकी चापलूसी गेम खेली जा रही है यहाँ पर सियार के द्वारा। सियार बताता है कि सुबह ही उसे एक भेड़ मिली, कांटा लगा उसको, उसने अपने दांतों से निकाला, पर वो फिर भी चल बसा। तो भेड़िया ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, यानी उसे अपना भोजन या आहार नहीं बनाया, उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो ये उसके संत होने का और साधुत्व को के बेस्ट उदाहरण में से एक उदाहरण बन गया कि उसने उसको अपना आहार नहीं बनाया, भोजन नहीं किया उसका, उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, उसकी अंतिम क्रिया का सारा सब कुछ सम्मानपूर्वक काम किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को घुटक जाते। और इस तरीके से भेड़िया जो कि संत बने रहने की एक्टिंग कर रहा है, सामने थोड़ी सी नज़रें उठाकर उन भेड़ों को देख लेता है और देखते ही उसकी लार टपकने लगती है, लेकिन उस लार को घुटक जाता है क्योंकि अभी उसका ये वक्त नहीं आया है और इस बात पर उसे अपना कंट्रोल बनाए रखना है, ये जानता है वो। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद मतलब जो कमल के समान, फूल के समान जो मुख है, उससे आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भाव अतिरेक मतलब बहुत सारे भावों का आ जाना, उससे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। अब बूढ़ा सियार क्या बोलता है, भाइयों और बहनों, यहाँ पर वो भेड़ों को संबोधित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से कहता कि वो अपने प्रेम और दया का संदेश दे, लेकिन वो प्रेमवश उनका हृदय भर आया और वो गदगद हो गए हैं और बहुत सारे भाव उनके अंदर उमड़ आए हैं, जिससे उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया है, यानी गला जो है उनका प्रेम से भर गया है और वो इस वक्त बोल नहीं सकते। अब आप तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं। अब भेड़े जो कि मासूम होती हैं, उन्हें जो बताया जा रहा है वो वही सुन के वही मान ले रही हैं। सियार ने बोला कि ये इस लोक के जीव नहीं है, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं, और वो वही मान लेती हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे जो हैं हरे वाले धर्मगुरु हैं।
अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। हम सभी को मालूम है कि जो सियार है, अगर एक सियार ने हुआ हुआ करके चिल्लाया जंगल में, तो बाकी सभी सियार जो है वो हुआ हुआ करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ। पीले सियार को यहाँ पे सदुपदेश देने के लिए बुलाया, लेकिन उसे हुआ हुआ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता था। उसने हुआ हुआ किया तो बाकी सियार भी हुआ हुआ चिल्लाने लगे। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? अरे कैसे समझ सकते हैं? अरे ये कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। अब इस बात में पॉइंट भी है कि कवि की बात सीधी सीधी समझ में आ जाए तो उस कवि की कविता यानी उसकी रचना का क्या फ़ायदा। भेड़े जो है इस बात को समझ गई। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया, और उन्होंने उसकी कविता का अर्थ अपने तरीके से समझाया जो वो समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ये कवि जो है बता रहे हैं अपनी कविता में कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा होते हैं वैसे ही धरती पर भेड़िया है वो रूप। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, साँझ को उषा आपका मुख चूमती है, यानी जो शाम है उस वक्त जो उषा या चमक होती है वो आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में शूद्र यानी इस छोटे से जीव का प्रणाम है। और इस तरीके से उसे महान बताते हुए उसे संत और साधुत्व के रूप में भेड़ों के सामने लगातार पेश करता है वो बूढ़ा सियार कि ये संत भेड़िया जो है कितने महान है, ईश्वर की जगह है इनकी धरती पर। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। अब नीले रंग का सियार जो है आता है और सदुपदेश देता है भेड़ों को। कहता है निर्बलों की रक्षा करना, बलवान रक्षा जो है बलवान ही कर सकते हैं। यहाँ पे निर्बल वो भेड़ों को बता रहे हैं और बलवान जो है इन सियारों को और भेड़ियों को बता रहा है। इसलिए वो अपने उपदेश में बता रहा है कि निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। भेड़िए जो है वो बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई हैं। अब यहाँ पे नीले सियार ने भेड़ों को समझाया कि तुम निर्बल हो और हम बहुत बलवान हैं, इसलिए अपने भविष्य की चिंता हमारे हाथ में छोड़कर तुम निश्चिंत यानी फ्री हो जाओ, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे ही भाई हैं। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया। अब उसको बातों अपने शब्दों के जाल में कैसे उलझा रहे, कह रहे तो हम सब एक ही जाति के हैं, तुम भेड़ हो वो भेड़िया है, क्या अंतर है, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। अब भेड़ों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो भेड़िए को संत और साधुत्व बनाने के चक्कर में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खाते कुछ और लोग हैं और उनके द्वार पर हड्डियां फेंक कर उन्हें बदनाम किया जाता है। अरे खाते और हैं और हड्डियां उनके द्वार पर फेंक आते हैं, ये तो व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। और इस तरीके से नीले सियार ने ये सदुपदेश दिया उन्हें कि जो भेड़ें होती हैं वो कोमल होती हैं, मासूम होती हैं, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं पाएंगी, लेकिन जो भेड़िया होता है वो बलवान होता है, वो तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, और इसलिए उन्हें जिताकर पंचायत में भेजो। और फिर संत भेड़िए की जयकार करने लगते हैं। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने अब उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ ही वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो, भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब धर्मगुरु के रूप में हरे रंग का जो सियार है वो क्या उपदेश देता है कि जो त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा,
और मतलब एक तरीके से बताते हैं कि तुम यहाँ पर जितना अच्छा कर्म करोगे वहाँ उतना अच्छा पाओगे, और यहाँ जो दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वो राजा बनेगा, वोट देगा तो वोट पाएगा वहाँ पर, कल को तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। सब मिलकर भेड़िए को वोट दो, क्योंकि वो दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर लेखक जो है इस कहानी को ख़त्म करते हुए अंत में इसका एक निचोड़ देते हुए दिखाई देते हैं। वो यानी लेखक दूरदर्शी हैं। उन्होंने अपने समाज में जो ये देश, समाज, सरकार, नेता, इन सभी के जो विचार हैं, इनके जो तौर तरीके हैं, उनको पहचान लिया, जो कि आज के समय में भी कितना एप्लीकेबल है। आप पाठ को पढ़ रहे हैं और अगर चीज़ों को समझते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक एक लाइन, एक एक पंक्ति जो इस पाठ में दी गई है वो कितना रिलेटेबल है। लेखक बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने ये समझा था, ये जाना था कि ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, जिसको उन्होंने अपनी एक रचना का रूप भी दिया। अब देखिए लेखक क्या बताते हैं। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, यानी ये एक ही भेड़िया ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत सारे भेड़िए ऐसे हैं और सब की हरकत ऐसी है, सब ऐसा ही करते हैं। ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया। हर जगह इसी तरीके से प्रचार होता है और भेड़ों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी विश्वास हो जाता है कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक है ही नहीं और हित रक्षक है ही नहीं, यानी उनके लिए सबसे बड़ी चिंता करने वाला और उनकी रक्षा करने वाला यही भेड़िया है। जैसे चुनाव प्रचार से पहले हर नेता जो है उनका हित चिंतक और हित रक्षक लगता है, उसी तरीके से भेड़ों की तरह जनता भी उनके विश्वास में आ जाती है और बातों में आ जाती है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। जब चुनाव से संबंधित प्रचार में सियार ने इतना प्रचार कर दिया कि भेड़ें जो है, जो कि मासूम होती हैं, जो बता दिया वही मान लिया, तो वो सच में वही बात मान जाती है और अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुन लेती हैं। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं। भेड़ें जो हैं इस जाल में फंस जाती हैं और भेड़ियों को जिता देती हैं। अब उनकी हित रक्षा के लिए जो भेड़िए हैं वो उनके प्रतिनिधि बन चुके हैं। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, क्या? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, फिर दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। और इस तरीके से भेड़ की हित रक्षा, जो हित रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना, उस प्रतिनिधि ने उनकी हित रक्षा प्रारंभ कर दी इस तरीके से कि वो दिन रात उस भेड़िए का आहार बनने लगी। आई होप कि आपको ये बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रचना, एक लाजवाब रचना जो कि व्यंग्यात्मक रूप में है और हरिशंकर परसाई जी ने रची है, सभी को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे लोगों से अपने जो पीयर ग्रुप है उसे शेयर करना, जिससे कि हर किसी को ये चैप्टर समझ में आ सके। और चैनल के साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू।